हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सिक्स्थ राउंड, जो कि 2023 से 2024 के बीच कंडक्ट किया गया था। और इसका रिपोर्ट हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सिंस ये अभी रिलीज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे एनएफएचएस के बेसिक बैकग्राउंड से कि ये एक्चुअली में है क्या। फिर देखेंगे एनएफएचएस 6 का स्केल, मतलब कितना बड़ा सर्वे है। उसके बाद मेथोडोलॉजी देखेंगे और इस राउंड में क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं। और फिर हम जाएंगे एक्चुअल डेटा की तरफ, जैसे कि फर्टिलिटी डेटा, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन का डबल बर्डन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और विमेन एम्पावरमेंट के नंबर्स को। और एंड में लिमिटेशंस देखेंगे, कुछ की टेक अवेज है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एनएफएचएस से पूछा जाता है उसके बेसिस पे हम एनएफएचएस 6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एनएफएचएस, यानी कि व्हाट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो एनएफएचएस इज इंडियाज लार्जेस्ट हाउसहोल्ड सर्वे ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, द इंडियन वर्जन ऑफ द डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एनएफएचएस यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया का सबसे बड़ा हाउसहोल्ड हेल्थ सर्वे है। ये इंटरनेशनली जो डीएचएस प्रोग्राम होता है, जिसको डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे प्रोग्राम भी कहते हैं, उसका ये इंडियन फॉर्म है। तो इसकी नोडल एजेंसी है आईआईपीएस, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जो कि मुंबई में है। और इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से इसको फंडिंग मिलती है। इसका पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज बनाने के लिए रियल ग्राउंड लेवल डेटा देना, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए हो, पोषण अभियान के लिए हो, या फिर ट्रैक करने के लिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को कितना रीच कर पाए हैं। तो इन सब का बेसिस कहाँ से आता है? एनएफएचएस के डेटा से आता है। तो अब देखिए इस टाइमलाइन को। पहला राउंड हुआ था 1992 से लेकर 1993 में, और तब से रफली हर 4-5 साल में एक नया राउंड होता है। तो अब की बार दैट इज 2023 से 24 में जो एनएफएचएस हुई है वो सिक्स्थ राउंड हुई है, यानी कि एनएफएचएस 6। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा स्नैपशॉट ले लेते हैं ये सर्वे कितना बड़ा था। तो टोटल हाउसहोल्ड जितने सर्वे किए गए वो है अराउंड 6.79 lakhs। तो समझिए इतने सारे घरों में जाके डेटा कलेक्ट करना इज इटसेल्फ बहुत टफ। अप्रोक्सीमेटली 7,16,397 वेमेन को इंटरव्यू किया गया है, और 1,09,77 मेन को इंटरव्यू किया गया है। टोटल 715 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है। सर्वे का टाइम पीरियड है 2023 से 24, और ये हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में हुआ है एक्सेप्ट मणिपुर। मणिपुर में कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, उसके वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाया था मणिपुर में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वहां पे ये कंडक्ट किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सर्वे के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी एविडेंस, यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए एविडेंस देना, यानी कि रियल टाइम डेटा देना, जिसके हेल्प से हम पॉलिसीज बना सकते हैं। और इसका यूज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करते हैं वो, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी काम करते हैं, जिनका भी जो भी कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ पॉलिसीज डिवाइस करना चाहते हैं, तो उनको डेटा देना, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सके कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है, किन फैक्टर्स पे ज्यादा काम करना है। तो इसके लिए पॉलिसी एविडेंस के लिए ये डेटा प्रोवाइड करता है। सेकंड है प्रोग्रेस ट्रैक करना, यानी कि एनएफएचएस 5 से लेकर एनएफएचएस 6 तक क्या क्या बदला है, क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, कौन से फैक्टर्स है जिनका डिटोरिएशन हुआ है,
हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, पॉपुलेशन में, उसको बेसिकली ट्रैक करना। थर्ड है हमारा मॉनिटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इंडिकेटर्स देना कि हमने हमें कितना काम करना था और हमने कितना अचीव कर लिया है, वो रियलाइज करना। फिर फोर्थ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमर्जिंग इश्यूज को कैप्चर करना, जैसे कि डिजिटल एक्सेस कितना है, लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन कौन सी है जो ज्यादा प्रीवेलेंट है अभी के टाइम में, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। तो ये सब वैसे भी इस बार एनएफएचएस 6 में डिजिटल एक्सेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पहली बार डिटेल में इस राउंड में देखा गया है। तो ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव्स हैं एनएफएचएस के। फर्स्ट है पॉलिसी एविडेंस, सेकंड है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, थर्ड है मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड फोर्थ है इमर्जिंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। तो अब जान लेते हैं मेथोडोलॉजी और सैम्पलिंग डिजाइन क्या है। तो प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहला 2 स्टेज सैम्पलिंग का है। रूरल एरियाज में विलेजेस चूज किए जाते हैं और अर्बन एरियाज में इस बार से अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं। पहले क्या था, अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स की जगह सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक्स का यूज होता था। यानी कि जब सेंसस होने के टाइम जो भी ब्लॉक्स, इन्यूमरेशन ब्लॉक्स डिसाइड किए जाते थे, उसका सर्वे किया जाता था। बट इस बार से इन्होंने अ, अपना एक ये अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक चूज किया है और उसके हिसाब से इन्होंने अर्बन एरियाज में सैम्पलिंग किया है। तो विलेजेस में हमें याद रखना है, रूरल एरियाज में याद रखना है विलेजेस, और अर्बन एरियाज में अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स। ये अभी इस बार चेंज हुआ है, इसलिए मोस्ट लाइकली है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक्स यूज होते थे, अब वो रिप्लेस होके क्या हो गए हैं। तो हमें आंसर करना है, पहले सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक्स यूज होते थे अर्बन एरियाज में, बट अब ये रिप्लेस हो गए हैं बाय अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स। अब दूसरा है, हर घर में हाउस होल्ड शेड्यूल भरा जाता है, बेसिक डेमोग्राफिक लिया जाता है, हाउसिंग लिया जाता है, वॉश फैसिलिटीज क्या है, ये सब चेक करते हैं। फिर थर्ड है इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यूज करना, जैसे कि फीमेल में 15 से 49 इयर्स की वेमेन को इंटरव्यू किया जाता है, उनका रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लिया जाता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हिस्ट्री लिया जाता है। और मेल्स में 15 से 54 इयर्स के मेल का इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाता है। और हमारा फोर्थ स्टेप है बायोमार्कर टेस्टिंग, जो कि एनएफएचएस को काफी रिलायबल बनाता है। बायोमार्कर टेस्टिंग जैसे कि हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और इस बार से एचआईवी टेस्टिंग भी फील्ड में की गई है। तो ये हमें याद रखना है, बायोमार्कर टेस्टिंग में क्या क्या लिया जाता है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बार से एचआईवी टेस्टिंग भी की जा रही है फील्ड में। तो ये हमें एचआईवी वाला याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो मेथोडोलॉजी क्या है, 4 स्टेप्स है इसका। फर्स्ट 2 स्टेप्स है सैम्पलिंग का, विलेजेस, रूरल एरियाज में विलेजेस एज अ सैंपल लिया जाता है और अर्बन एरियाज में अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स यूज किया जाता है। फिर हाउस होल्ड शेड्यूल लिया जाता है, जिसमें कि बेसिक डेमोग्राफिक्स लेते हैं, हाउसिंग कैसा है, पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, वॉश फैसिलिटीज क्या क्या है। उसके बाद इंडिविजुअल इंटरव्यूज होते हैं, जो women होते हैं रिप्रोडक्टिव एज के, दैट इज 15 to 49 इयर्स, और मेन 15 to 54 इयर्स, उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया जाता है। और फिर फोर्थ है बायोमार्कर टेस्टिंग करना, जैसे कि हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज रिकॉर्ड करना। और इस बार से एचआईवी टेस्टिंग भी शुरू हुई है, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये स्लाइड इस पूरे प्रेजेंटेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या ऐड हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, और क्या रिमूव किया गया है एनएफएचएस 6 में। तो हमें याद रखना है, एचआईवी टेस्टिंग को इंक्लूड किया गया है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एंड सस्टेनेबल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ट्रैकिंग किया गया है,
फिर डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को यूज किया गया है। और क्या बदलाव आए हैं, तो पहले सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक्स यूज होते थे सर्वे के लिए, अब उनके जगह अर्बन सैम्पलिंग फ्रेम ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं। फिर ब्लड ड्रॉन अनीमिया टेस्टिंग जो होता था उसको रिमूव कर दिया गया है इस बार से फील्ड से। ठीक है, तो अनीमिया बायोमार्कर जो होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन लेवल लेवल कहते हैं, तो उसको इस बार से ड्रॉप कर दिया गया है। तो हमें याद रखना है क्या क्या ऐड हुआ है। एचआईवी टेस्टिंग ऐड हुआ है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रैकिंग इंक्लूड हुआ है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर जैसे जैसे कि कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कितने लोगों के पास मोबाइल है, बैंक अकाउंट, कितनी विमेन का अपना बैंक अकाउंट है इस बार। तो ये सब ऐड हुआ है। और जो अर्बन सैम्पलिंग फ्रेम है वो यूज हुआ है इस बार इन द प्लेस ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक्स सर्वे के लिए। और पहले ब्लड लिया जाता था हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए, वो इस बार से हटा दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से डोमेन्स कवर किए गए हैं एनएफएचएस 6 में। तो पहला डोमेन है डेमोग्राफी का, जिसमें फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और मैरिज देखते हैं। सेकेंड है फैमिली प्लानिंग, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा मेथड्स यूज हो रहा है फैमिली प्लानिंग में। थर्ड हो गया मैटरनल हेल्थ, एएनसी, एंटीनेटल केयर विजिट एंड पोस्टनेटल केयर विजिट कितने हो रहे हैं, कितने डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो रहे हैं। फोर्थ हो गया हमारा चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन लेवल क्या है, कौन कौन से इलनेस प्रिवेलेंट है इस टाइम, केयर सीकिंग बिहेवियर कैसा है चाइल्ड के टुवर्ड्स। फिफ्थ हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में देखते हैं स्टंटिंग कितने बच्चों में है, वेस्टिंग कितनों में है, बीएमआई क्या है बच्चों का, फीडिंग हैबिट्स क्या है। फिर एनसीडीज देखा गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। सेवेंथ है वॉश, माने वाटर सैनिटेशन, हाइजीन का क्या आदत है लोगों के बीच। फिर एट्थ हो गया हमारा विमेन्स एम्पावरमेंट, कि डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है फैमिलीज में, वो विमेन कितने हद तक इसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंस कैसा है विमेन का, कितनी विमेन है जिनके पास अपना बैंक अकाउंट है, डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स क्या है। तो ये सारे डोमेन्स है जो कि एनएफएचएस 6 में कवर किए गए हैं। डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वॉश एंड women empowerment। अब देखते हैं फर्टिलिटी। अब वन बाय वन हम सारे एस्पेक्ट्स को, सारे डोमेन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में क्या है, फर्टिलिटी इज नाउ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि टीएफआर। तो ये काफी तेजी से आपको दिख रहा है कि ये काफी तेजी से गिर चुका है। 2005 से 2006 में ये थी 2.7, और अब एनएफएचएस 6 में ये स्टेबल हो गई है 2.0 पर। अब समझिए रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है फर्टिलिटी का। तो ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का, ये हमारे हमारे देश में 2.1 था, यानी कि हर वेमेन पे, हर रिप्रोडक्टिव वेमेन पे 2.1 चिल्ड्रन हो सकते थे, तभी पॉपुलेशन स्टेबल रहती लॉन्ग टर्म में। तो मतलब इंडिया ने अपनी फर्टिलिटी ट्रांजिशन ऑफिशियली कंप्लीट कर ली है, ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक माइलस्टोन है। हालांकि कुछ स्टेट्स में वेरिएशन है, जैसे कि बिहार एंड यूपी में टीएफआर थोड़ा ज्यादा है और साउथ इंडिया में काफी कम है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज सब मिक्स करके देखें तो हमारे इंडिया का टीएफआर 2.0 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से 0.1 कम है। यानी कि हमारा जो इंडिया का जो टीएफआर है वो स्टेबलाइज हो गया 2.0 पे। तो इंडिया हैज इफेक्टिवली कंप्लीटेड इट्स फर्टिलिटी ट्रांजिशन, ये हमें याद रखना है। रिप्लेसमेंट लेवल था 2.1, बट अभी 2.0 पे टीएफआर स्टेबल हो गया है। तो अब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट यानी कि सीपीआर बढ़ी है 69.1% तक, जो पहले थी 66.7%। सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा ये, लेकिन अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा
मॉडर्न मेथड्स का यूज जैसे कि पिल्स, कॉन्डम, स्टेरिलाइजेशन एक्चुअली थोड़ा कम हुआ है, और ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि रिदम मेथड ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये हेडलाइन नंबर की सीपीआर बढ़ गई है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बढ़ गई है, थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। ये पॉसिबली इंडिकेट करता है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव के सप्लाई चेन या काउंसलिंग में कहीं ना कहीं गैप आ गया है। यह एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि एनएफएचएस डेटा को सरफेस लेवल पे नहीं, डेप्थ में पढ़ना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का रेट बढ़ गया है। एनएफएचएस 5 में 66.7% लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे थे, अभी बढ़ के ये 69.1% हो गया है। बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग मॉडर्न मेथड्स को थोड़ा सा कम यूज कर रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स को थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं एनएफएचएस 5 और एनएफएचएस 6 के कंपैरिजन में। ठीक है। Even though overall CPR contraceptive prevalence rate rose, reliance on modern methods like pills, condom sterilization, or IUDs actually fell, while traditional or less reliable methods like rhythm method and withdrawal method nearly doubled. This may signal gaps in supply chains or counseling for modern contraceptive. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का नॉलेज कम हुआ है लोगों के बीच। उसके बारे में काउंसलिंग कम की गई है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है कि वो लेस रिलायबल मेथड्स पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब देखते हैं मैटरनल हेल्थ, यानी कि मदर और डिलीवरी से रिलेटेड केयर। तो ये चार्ट 4 की इंडिकेटर्स दिखा रहा है। एंटीनेटल केयर, यानी कि जो केयर प्रेगनेंसी में पहले लिया जाता है। उसके बाद हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। थर्ड हो गया स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस। और फोर्थ हो गया पोस्टनेटल केयर। तो ये अच्छी बात है, हर एक इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट हुई है एज कंपेयर टू एनएफएचएस 5। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब 90.6% है। इसका मतलब 10 में से 9 डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में या हेल्थ फैसिलिटीज में हो रही हैं। ये सक्सेस स्कीम्स की वजह से है, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इन सब चीजों के वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है। एएनसी विजिट, दैट इज एंटीनेटल केयर, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान जाती हैं हॉस्पिटल्स और अपना चेकअप कराती है, उसकी संख्या भी 59 से 65% बढ़ गई है। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस का नंबर भी बढ़ गया है। पहले 89% लोग स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से अपनी डिलीवरी कराते थे, अभी वो बढ़ के 91% हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पोस्ट नेटल केयर, जो कि डिलीवरी के 2 दिन तक जो केयर दी जाती है, उसका परसेंटेज भी 79% से 85% हुआ है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मैटरनल हेल्थ पे अच्छा काम किया गया है, मदर के हेल्थ पे काफी अच्छा काम किया गया है एनएफएचएस 6 के दौरान। तो अब देखते हैं सी सेक्शन में क्या चेंजेस आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एक पॉपुलेशन में ऑप्टिमल सिजेरियन सेक्शन रेट होनी चाहिए 10 से 15% के बीच, लेकिन इंडिया का नेशनल एवरेज 27% है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और अगर हम इसको और ब्रॉडली देखें तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज में सी सेक्शन का परसेंटेज 17% है, जबकि प्राइवेट फैसिलिटीज में ये बहुत ज्यादा है, जैसे कि 54% है, और अर्बन एरियाज में ये लगभग 40% है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत कंसर्निंग ट्रेंड है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो चाहते हैं कि ज्यादा दिन पेशेंट रहे, पेशेंट रिटेंशन ज्यादा हो, इसलिए सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। और सिजेरियन सेक्शन से होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आप इमीडिएटली आप ऑन एन एवरेज 1 to 2 days में आप वापस जा सकते हो टू नॉर्मल एक्टिविटीज। बट इन सिजेरियन सेक्शन नंबर ऑफ
डेज ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल बढ़ जाता है, उस डिलीवरी का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो प्राइवेट फैसिलिटीज है या अर्बन एरियाज में है, वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन का नंबर ज्यादा दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। क्योंकि बहुत बार होता है अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन बोल दिया जाता है पेशेंट्स को, जो फीमेल्स है उनको, बट इसकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, अननेसेसरी सर्जरी करवाना पड़ता है मदर्स को, कॉस्ट बर्डन हो जाता है, और ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं। तो ये सिजेरियन सेक्शन का जो सर्ज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। अब एक अच्छी खबर देखते हैं इम्यूनाइजेशन कवरेज के फॉर्म में। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग स्टैट ये है कि रोटा वायरस वैक्सीन की कवरेज 36.4% से सीधे 85.4% तक बढ़ गई है। ये NFHS 6 की सबसे शार्प जंप्स में से एक है, और ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरी है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 95.6% चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज से मिला। मतलब गवर्नमेंट का इम्यूनाइजेशन सिस्टम इंडिया की बैकबोन है इस अचीवमेंट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत हद तक बढ़ गया है इंडिया में। फुल इम्यूनाइजेशन 87% इज अ वेरी गुड स्टैट। रोटा वायरस वैक्सीन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 36.4% से सीधे 85.4% तक इसका कवरेज बढ़ गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रोटा वायरस इंक्लूडेड है, और ये बहुत अच्छी खबर है उसके लिए भी। 95.6% ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेट हुए हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज से, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो कि स्टैट्स को और अच्छा करता है। अब देखते हैं थोड़ा चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। तो तीन की इंडिकेटर्स है स्टंटिंग, मतलब कि क्रॉनिक लॉन्ग टर्म अंडर न्यूट्रिशन, जो हाइट फॉर एज से मेजर होती है। स्टंटिंग हम कैसे मेजर करते हैं? हाइट फॉर एज से। सीवियर वेस्टिंग मतलब अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेट फॉर हाइट से कैलकुलेट करते हैं। और अंडर वेट, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो स्टंटिंग अच्छी तरह गिरा है, यानी कि 35.5% से 29.3% हो गया है। सीवियर वेस्टिंग भी 7.7% से 5.2% तक गिरा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अंडर वेट ऑलमोस्ट सेम रह गया है, दैट इज 32.1% से सिर्फ 31.8%। ये न्यूट्रिशन स्टोरी का सबसे वीक लिंक है, और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो हमें ये स्टैट्स याद रखना है, स्टंटिंग और वेस्टिंग तो कम हुई है, बट अंडर वेट ऑलमोस्ट सेम है, जो कि कंसर्निंग है। अब देखते हैं इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग के क्या प्रैक्टिसेस हैं। तो 95.6% चिल्ड्रन अंडर 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है। बर्थ के 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग 50% तक बढ़ी है, जो पहले 41.8% थी। और 6 to 8 मंथ्स के बच्चों को सॉलिड फूड देना भी बढ़ा है, 45.9% था पहले, अब 59.5% है। ये इतनी इम्पोर्टेंट डेटा क्यों है? क्योंकि अर्ली और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है बच्चों के लिए। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, मोटर स्किल्स में हेल्पफुल होता है। तो ये हमें याद रखना है। अ, अब देखते हैं थोड़ा एडल्ट न्यूट्रिशन का क्या हाल है। तो एडल्ट न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जो ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। एक तरफ जैसा हमने देखा कि बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन है, दूसरी तरफ एडल्ट्स में ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है। वेमेन में ओवरवेट या ओबेसिटी 24% से 30.7% हो गई है। मेन में ये डेटा 22.9% से 27.3% हो गया है। और अर्बन वेमेन में तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 42.8% है। मतलब लगभग हर दूसरी अर्बन वेमेन ओवरवेट या ओबीज है। तो सोच के देखिए, सेम कंट्री में एक ही घर में एक बच्चा अंडर नरिश्ड हो सकता है,
और एडल्ट ओबीज हो सकता है। यही है डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। इंडिया एक साथ दो एक्सट्रीम से लड़ रहा है, उधर बच्चों के अंडर न्यूट्रिशन से लड़ रहा है और इधर एडल्ट्स के ओवरवेट या ओबेसिटी से लड़ रहा है। अब देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हाई ब्लड शुगर वाले women 13.5% से बढ़कर 17.8% हो गए हैं, और मेन में ये डेटा 15.6% से 20.9% हो चुका है। अर्बन एरियाज में ये नंबर्स और भी ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि इंडिया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। मतलब कि अब हम सिर्फ इन्फेक्शियस और मैटरनल चाइल्ड डिजीजेस से नहीं, बल्कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी लड़ रहे हैं साथ ही साथ। तो ये भी एक कंसर्न है इंडिया के लिए, जिस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। अब देख लेते हैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज कितना है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हाउस होल्ड्स में जो हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग स्कीम्स होते हैं, वो 41% से बढ़कर 60.2% कवरेज हो गई है इनकी। ये ऑलमोस्ट 20% पॉइंट्स का जंप है। इसका मेजर रीजन है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और वेरियस स्टेट स्कीम्स। ये मतलब है कि लैक्स ऑफ फैमिलीज अब आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्टेड है। ये कवरेज जो बढ़ा है, ये बताता है कि जो नॉलेज है लोगों के बीच हेल्थ को लेकर, अवेयरनेस है इंश्योरेंस को लेके, ये बढ़ी है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे अचानक से जो बर्डन आ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन किसी के बीमार होने पे, वो रिड्यूस हो जाती है। अब थोड़ा देख लेते हैं वेमेन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में। तो विमेन का डिजिटल और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का डेटा, और ये बहुत ही अच्छा डेटा है, जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। इंटरनेट यूज करने वाली विमेन पहले 33.3% थी, अब ये बढ़ के 64.3% हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है सिर्फ 3-4 साल में। अपना बैंक अकाउंट यूज करने वाली विमेन 89% तक पहुंच गई है। अपना मोबाइल फोन यूज करने वाली विमेन 63.6% तक हो गई हैं। और हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन यूज करने वाली विमेन 15 से 24 साल की जो विमेन है, वो 79.2% हो चुका है। ये डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स जैसे कि जन धन योजना का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन को शो करती है हमारे देश में। अब थोड़ा देख लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा। तो जो विमेन है 18 से 49 इयर्स में, उनमें 22.3% ने रिपोर्ट किया है कि उनके साथ स्पाउसल वायलेंस हो रहा है। ये नंबर चिंता की बात है, क्योंकि ये बस ये उस वक्त की है जब वुमेन एजुकेशन में, डिजिटल एक्सेस में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में प्रोग्रेस कर रही हैं। इसका मतलब है एम्पावरमेंट और सेफ्टी हमेशा साथ साथ नहीं जाते हैं। एक अच्छी बात जरूर है, चाइल्ड मैरिज काफी कम हुई है, 23.3% से अब 16.7% तक हो गया है, घट के हो गया है, जो रियल प्रोग्रेस है। लेकिन ओवरऑल लेसन ये है, एनएफएचएस डेटा को कभी भी एक सिंगल हेडलाइन नंबर से जज नहीं कर सकते। पूरा बास्केट ऑफ इंडिकेटर्स देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमें याद रखना है। जो चाइल्ड मैरिज है उसका तो डेटा अच्छा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि परसेंटेज कम हुई है, बट जो वायलेंस है, वो अभी भी 22.3% वेमेन रिपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी वेमेन होती है जो रिपोर्ट भी नहीं करती। तो ये अभी भी अलार्मिंग है, जो कि रिड्यूस करने का बहुत ही जरूरत है हमारी सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस है एनएफएचएस 6 की। तो नंबर 1, जैसे मैंने पहले बताया था, ब्लड ड्रॉन अनीमिया टेस्टिंग हटा दिया गया है। ये अनीमिया मुक्त भारत ट्रैकिंग के लिए एक बड़ी लॉस है। इसमें दिक्कत होगी अब हमें ट्रैक करने की हेमोग्लोबिन लेवल और अनीमिया का क्या प्रिवेलेंस है। तो ये एक लिमिटेशन है। सेकंड है, मणिपुर में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सर्वे नहीं हो पाई थी, जो कि उनका डेटा इंक्लूड नहीं हो पाया था। थर्ड लिमिटेशन है, कुछ वाइटल इंडिकेटर्स जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ, मॉर्टेलिटी रेट्स, कैंसर स्क्रीनिंग, इनकी डिटेल अभी तक फुली रिलीज्ड फैक्ट शीट में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है।
नंबर 4 है एनएफएचएस, एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, मतलब स्नैपशॉट देता है, कॉजेशन नहीं देता है। सी सेक्शन और फैसिलिटी टाइप का कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कॉज नहीं कहा जा सकता है। मानेगी क्रॉस सेक्शनल होता है कि जो एक बार गए और एक बार डेटा ले लिया और उस बेसिस पे हमने रिपोर्टिंग कर दी। तो ये ड्रॉबैक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो डेटा एकदम एक्यूरेट हो, और इसका रिलायबिलिटी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का रिलायबिलिटी बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये एक लिमिटेशन है। फिर नंबर 5 हो गया सेल्फ रिपोर्टेड डेटा, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस या आयरन एंड फॉलिक एसिड कंजम्पशन। ये वायलेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बायसेस आ सकते हैं, जैसे कि रिकॉल बायसेस हो सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो शाय होती है, वो बताना नहीं चाहती है, तो अंडर रिपोर्टिंग एंड बायसेस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गए हमारे एनएफएचएस 6 के। अब कुछ की टेकअवेज है जो कि इस पूरी पूरे लेक्चर को समराइज करता है। प्रोग्रेस साइड पे टीएफआर स्टेबल है, रिप्लेसमेंट से नीचे है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 90.6% है, रोटा वायरस कवरेज 36 से 85% है, स्टंटिंग गिरा है 35.5% से 29.3%, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज 41% से 60.2% तक बढ़ा है, और विमेन का इंटरनेट यूज 33% से ऑलमोस्ट 64% तक बढ़ा है। चैलेंजेस साइड पे हम देखते हैं सी सेक्शन रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है डब्ल्यूएचओ लिमिट से, एडल्ट ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में स्लाइट गिरावट है, अनीमिया टेस्टिंग हटा दिया गया है, स्पाउसल वायलेंस स्टिल 22.3% पे है, और अंडरवेट चिल्ड्रन में बैरली कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो ये स्लाइड स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। अब कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, जिसमें कि देख सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए पॉलिसी लेवल पे। तो पहला है सी सेक्शन रेट्स का मैंडेटरी ऑडिट करना, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डब्ल्यूएचओ थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं, तो उनको चेक करना, सर्विलेंस उस पे रखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितने सी सेक्शंस हो रहे हैं इन हॉस्पिटल्स में। दूसरा है अनीमिया टेस्टिंग को वापस रिस्टोर करना, ताकि जो अनीमिया मुक्त भारत है उसको हम अच्छे से, उसके लिए हम डेटा प्रोवाइड कर सके। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% वेमेन जो है इंडिया में, वो एनीमिक है, उनका हीमोग्लोबिन एक स्तर से कम है। तो इसके लिए अनीमिया टेस्टिंग जरूरी है। तीसरा है एडल्ट ओबेसिटी ट्रैक करने के लिए फ्रंट ऑफ फूड जो पैकेट्स हैं उसमें लेबलिंग होना चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे ज्यादा टैक्स लगा देना चाहिए। जो पीपल है उनके बीच में नॉलेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और भी जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी, ताकि लोग थोड़े अवेयर रहे कि वो कौन सा खाना खा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, एड्स उनका कम करना है, ताकि लोग उसको देख के खाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक ना हो। चौथा है रियल टाइम डैशबोर्ड्स, जैसे यूवेन यूज करना, ताकि इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन गैप्स सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्लोज हो सके। तो ये हमारे कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है जो कि किया जा सकता है, और अच्छे से इस डेटा को इम्प्रूव करने के लिए, और जो डेटा का जो आउटकम मिला है उसको हम किस तरह से हम उसको जो जहाँ पे जरूरत है कम करने की वहाँ कम कर सकते हैं, जहाँ जरूरत है बढ़ाने की वहाँ बढ़ा सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। ये क्वेश्चंस है हमारे, आप इसका आंसर कर सकते हैं, और आपको जो लगे इसका आंसर सही होगा आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, और जिनके जिनके भी आंसर्स करेक्ट होंगे मैं उनको उनके कमेंट को लाइक कर दूंगी। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि ये प्रेजेंटेशन यूजफुल है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना एमसीक्यू का स्कोर और कोई भी क्वेश्चंस हो वो जरूर लिखना। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, कैसे ये स्कीम इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस स्टोरी को बदल रही है। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।